जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आप 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्का करके आओगे। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस पेपर को आप बोर्ड परीक्षा में कैसे सॉल्व करोगे, कैसे हल करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है, किस तरह से गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय लिखना है, सारी चीज़ें आप इसी वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके 70 में 70 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पेपर किस तरह का आएगा। और यहाँ पर देख लो आप सभी लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान देना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। यानी आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, आप काले बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग करेंगे ओएमआर सीट भरने के लिए। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। एक बार आपने ओएमआर शीट में जो भी गोला भर दिया, मान लीजिए पहला प्रश्न है और इसके ऑप्शन ए बी सी और डी इस तरह से हैं और आपने यहाँ पर डी सही था, आपने ए बी सी में से कोई एक गोला भर दिया है, तो अब उसको आप इस तरह से काटेंगे नहीं, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण लिखा रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप रट लेना, क्योंकि 2026 बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी है, तो कलम का सिपाही जीवनी है क्या जयशंकर प्रसाद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की, मोहन राकेश जी की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? यहाँ से मैं आपके कई डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप सभी को भ्रमित कर सकता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी है। अब आप जो है भ्रमित हो सकते हैं कि ये तो अमृत राय जी की जीवनी है, यानी अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है, लेकिन इसमें प्रश्न का अर्थ समझिएगा। कलम का सिपाही जीवनी है तो ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। अब प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही की विधा क्या है, जीवनी विधा की रचना है ये। और कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, तो अमृत राय जी हैं।
कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी में किसके जीवन के बारे में लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर क्या उपन्यास लेखन के लिए, या कहानी लेखन के लिए, आलोचना लेखन के लिए, या नाटक लेखन के लिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। सी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला कथन है ए वाला ऑप्शन, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी ऑप्शन है आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। और सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चलो चांद पर चलें। चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन हैं? क्या अज्ञे जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं? तो चलो चांद पर चलें यह रचना है जयप्रकाश भारती जी की। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो शुक्ल युग को प्रसाद युग कहा जाता है, प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है, छायावाद युग भी कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि शुक्ल युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग इन नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या 1935 ईस्वी है, या 1919 ईस्वी, या 1953 ईस्वी, या फिर 1943 ईस्वी? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था सन 1943 ईस्वी में। यदि प्रश्न आता है तार सप्तक के संपादक, तो अज्ञे जी हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसका संपादन या प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी है। आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञे जी की है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। श्रृंगार और प्रेम वेदना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं? तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? क्या भूषण जी की है, या घनानंद जी की, हरिओध जी की, या मतिराम जी की? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं महाकवि भूषण जी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप लोग, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव, यहाँ पर रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर कौन सा है? पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है और ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या 2 होते हैं,
या 4 या फिर 6 या फिर 8। तो रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों चरण होते हैं 4, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अपव्यय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? व्यय क्या है? व्यय है मूल शब्द और उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पर अप लग गया है उपसर्ग, तो हो गया है अपव्यय। क्या हो गया? अपव्यय हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि अप क्या है? यही उपसर्ग लगा हुआ है किसमें? अपव्यय में। आम में तत्सम है, यानी आम का तत्सम क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, आम्र हो जाएगा आम का तत्सम। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों हानि लाभ में समास कौन सा है? जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो। यहाँ पर हानि और लाभ दोनों पदों की प्रधानता है, यानी दोनों पदों की बराबर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर है द्वंद्व समास। तेषाम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है चतुर्थ एक वचन, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। दूसरा है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तीसरा है पंचमी विभक्ति द्विवचन। चौथा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या 3 होते हैं या 4? इन्हीं दोनों विकल्प में से सही ऑप्शन है ए वाला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर क्या भाववाच्य है या कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, कर्मवाच्य है। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अपव्यय पद कहा जाता है या अव्यय पद कहा जाता है या व्यय पद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अव्यय पद, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों अब बारी आती है खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, 50 नंबर का होगा। और यदि आप 50 में से ये पूरे 50 अंक लाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी, जैसा कि यहाँ पर आप देखने वाले हो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर पहला गद्यांश जो है और ये कुछ इस प्रकार से है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से खंड बा अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर इस तरह से खंड बा डाल देंगे हेडिंग। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 पहला आप कर रहे हैं गद्यांश। अब सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना, जैसा कि लिखा है हिंदी में प्रगतिशील। आप लोग ध्यान दें, हिंदी में प्रगतिशील, और इस तरह से डैश डैश कर देना है। लास्ट के शब्द क्या हैं गद्यांश के? सुहावने होते हैं, यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस तरह से। फिर संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ कैसे लिखना है आप सभी को? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इस पाठ का गद्यांश है, इसलिए इस तरह से संदर्भ लिखा गया।
अब दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश में आप लोग देखें, यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पर दिया गया है, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। ये है रेखांकित अंश। अब इसी की व्याख्या करनी है, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल दें, रेखांकित अंश की व्याख्या। बख्शी जी कहते हैं कि आज का साहित्यकार, और इसी तरह से यदि आप लिखेंगे तो ये पूरे 6 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न इस गद्यांश का है, लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं कथन का क्या आशय है। ये तीसरा प्रश्न है। अब इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, दूर बजने वाले, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती है। तो ये हो गया गद्यांश। आप लोग अच्छे से देख लो किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ताकि 70 में 70 का स्कोर कर सको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में भी गद्यांश है। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा वाले को कर सकते हैं, वैसे तो एक ही करना है। अब बारी आती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पद्यांश यहाँ पर है, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रसखानि बिलोकत, वारत काम कला निध कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश दिया गया है, ये थोड़ा आप लोग जान लो, ये किस पाठ से है, अजंता पाठ से है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो गद्यांश है, ये अजंता पाठ से है। लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे, और सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे, जो भी पद्यांश आप हल कर रहे हैं उस पद्यांश के। फिर इस तरह से डैश डैश कर लेंगे और लास्ट के शब्द लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है, क्योंकि आ वाला प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया संदर्भ। प्रसंग भी आपको लिखना है, पद्यांश का प्रसंग भी आपको लिखना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। ये है रेखांकित अंश। अब रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है, और इस तरह से आपको लिखना है, श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है, श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं,
चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप हल करेंगे पेपर। अब अगला प्रश्न है इस पद्यांश का, आप लोग यहां पर ध्यान दें। प्रश्न यहां पर है अगला, उपर्युक्त या प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है सवैये के अंतर्गत, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। तो इस तरह से उत्तर लिखा जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। अब अथवा में भी पद्यांश है, चाहे तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। एक ही करना है, ये ध्यान रहे आपको, एक ही करना है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से, अभिलाषा। और रचनाकार हैं इसके माखन लाल चतुर्वेदी जी, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं इस कविता के रचयिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 गद्यांश हैं। किसी एक गद्यांश का आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना है और उसका संदर्भ भी लिखना है। तो पहला जो गद्यांश है, वाणा रसस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको जब हल करेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पहले वाले को मैं हल करके बता रहा हूं। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, वाराणसी प्राचीन कालादेव, और इस तरह से डैश डैश कर दें। लास्ट के शब्द हैं अध्ययनम प्रचलितः। फिर इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है आप इसी तरह से लिखिएगा। अब हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है अगला जो यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है। ये किस पाठ से है, तो ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अब अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कैसे हल करना है इसको, प्रश्नोत्तर संख्या 4। सबसे पहले शुरुआत के शब्द और इसके बाद डैश डैश कर देना। इस तरह से लास्ट के शब्द लिखे जाएंगे। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए अथवा में भी पद्यांश है, इसको लिया गया है किस पाठ से, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। ये लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से।
अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लो, हर खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। हर खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य से। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से 6 का प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न ये आएगा। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखने का सही तरीका, ताकि ये 5 नंबर आपके पूरे पूरे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप यहाँ पर कॉपी पर लिखेंगे 6 का। फिर किस नंबर पर है, पहले नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। अब इनका जीवन परिचय लिखने से पहले आप ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप कॉपी के इस साइड में लिख देना। जैसे कि जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था, काशी। और पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद। शिक्षा इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू हैं, चंद्रगुप्त, कंकाल, इरावती, अपूर्ण आदि हैं। अब इनका जीवन परिचय इस तरह से हेडिंग डाल देना है आपको। और यहाँ पर ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 में हुआ था। जो काले पेन से लिखा है आप काले से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है उसे नीले से लिखेंगे। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। अब इनकी रचना का नाम क्या है, कंकाल। इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे, पूरे पूरे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो महादेवी वर्मा, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं वैसे तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरे नंबर पर है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कॉपी के इस साइड में महत्वपूर्ण बिंदु आप लिखेंगे। जैसे जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु का नाम नरहरिदास और शेष सनातन जी, पत्नी का नाम रत्नावली। मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। अब इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है, इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा, जीवन परिचय। अब ध्यान दें आप लोग, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था।
वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 में हो गई। इस तरह से इनका जीवन परिचय लिखा जाएगा और ये पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर रचना का नाम लिख देना है आपको रामचरितमानस। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर ये श्लोक लिखा गया है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। ये श्लोक नहीं आया है इस पेपर में। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है, और दूसरा है चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन था। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग देख लो। प्रश्नोत्तर संख्या 8, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति पहले प्रश्न का उत्तर, और दूसरे प्रश्न का उत्तर है चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा और इन विषयों पर आप लोग निबंध जरूर तैयार कर लेना। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला निबंध है यानी अगला विषय है विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो आपको मैं बताऊंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध आप कैसे लिखो ताकि 7 नंबर पूरे आपको मिल जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस तरह से हेडिंग डाल देना, नए पेज से लिखना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है लेकिन आपको नए पेज से लिखना है। प्रदूषण की समस्या और समाधान हेडिंग रहेगी। रूपरेखा चौथे नंबर पर है ये निबंध, प्रदूषण की समस्या और समाधान आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, और लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस पर निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अंतर्गत आप लिखेंगे यहाँ पर, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, वो है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, दूसरी हेडिंग, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार निम्न प्रकार का होता है प्रदूषण, यानी प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए
उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये हो गया जल प्रदूषण। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है, यानी जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा है प्रदूषण का प्रकार वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यही वायु प्रदूषण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का 2 प्रकार आपने देख लिया। प्रदूषण का तीसरा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। अब ये क्या है, अनेक प्रकार के वाहनों, इस तरह से आपको लिखना है, अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप लोग, अगला जो है यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण क्या है, प्रायः कृषक यानी किसान अधिक फसलोत्पादन के लिए, यानी अधिक फसल का उत्पादन हो, इस लालच में पड़कर कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ व रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। ये भी एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। चलिए, प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहाँ पर परमाणु विस्फोट कराया जाता है, वहाँ का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए हानिकारक है। चलिए, अगली हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय। तो प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यानी व्यक्तियों के माध्यम से और सरकार के द्वारा भी प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए, यानी प्रयास किए जाने चाहिए। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। चलिए, अंतिम हेडिंग है उपसंहार। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। चलिए, अब बारी आती है प्रश्न संख्या 10 की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 10वां। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। या फिर
अथवा में है अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा पत्र कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 का अथवा आप कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे लिखना है, सेवा में, कॉपी के इस साइड में सेवा में फिर कामा लगा देना, मुख्य नगर अधिकारी कामा लगा देना, नगर निगम कामा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उदाहरण के लिए आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं। विषय यहाँ पर रहेगा नालियों की समुचित सफाई के लिए एक जो है पत्र। अब लिखना कैसे है, महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज में नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी फैल रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर भी पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने ताकि यहाँ के निवासियों, यहाँ थोड़ा सा दोबारा लिख दिया गया है, थोड़ा आप लोग ध्यान दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। दिनांक यहाँ पर डाल देना है आपको, और यहाँ पर भौदीय प्रभाकर पांडे, अन्य व्यवसायीगढ़ चौक प्रयागराज। इस तरह से उदाहरण के रूप में आपने देखा, इस तरह से आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है आप इस मॉडल पेपर के जरिए सीख गए होंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।